अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी? सलाम। आप सुनाएं, सामान शमान। बोला लगा हुआ गुड़िया, बोला लगा मैं लोड़ी गई क्यों ना। ओए यार पता नहीं कहाँ जाबरा कसम से क्लास में
ये लिस्ट में जो सहरिश है ये कौन है? सर सर्वे तो मेरी बहन की आईडी से लॉगिन हो गया है गलती से। अच्छा, और शाहिर तो कोई भी नहीं है ना हमारी क्लास में? सर जी जी। सर वो मुझे मीटिंग रूम से ऐड कर दें तो मैंने लैपटॉप से लॉगिन किया, मैं फिर फोन से लीव कर दूंगी। किस नाम से ऐड कर लूं? मायदा सर, मायदा 181828 मायदा फातिमा मीटिंग रूम में गए हैं। नहीं, वेटिंग रूम में तो यहाँ मेरे पास शाहिर आ रहा है, मायदा तो कोई भी नहीं आ रही। सर अच्छा एक मिनट में दोबारा करती हूँ क्योंकि मेरे भाई का है। अगर आपको कोई इशू नहीं है तो इसी से कर दें। सही मेरे भाई का नाम है सर, लेकिन मैं अपने नाम से ये मैं कर कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। सर देख लें, अगर कोई और ना हो। चले, कोई और होगा तो हम उसको निकाल लेंगे मीटिंग से, और क्या होगा। सर ठीक है, मेरा ही कनेक्ट होगा। हाँ, थैंक यू। मैंने कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, अनम्यूट कर दिया है वैसे तो सबको। तो अगर कोई आपको कोई मसला है तो डिस्कस किया जा सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। सर वो जो हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे जे मार्ट वाला, जी जी। सर उसमें हमने ना सेकंड पॉइंट में प्रोविजन क्रिएट की थी, वो जो लीगल ऑब्लिगेशन थी कि 400,000 की हमने प्रोविजन क्रिएट की थी। हाँ जी, हाँ जी। सर उससे ये हमारे उस पे इम्पैक्ट हुआ कि हमारी इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट होगा वो अफेक्ट होगा और इक्विटी भी अफेक्ट होगी। ऑब्वियसली, बिल्कुल सही। और सर अगर ये प्रोविजन क्लेम नहीं होती है, ये हमारा ये नॉन कैश ही रहता है और ये इसे ये क्लेम ही नहीं होती, तो सर फिर इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? देखिए, अब दो काम जो है वो हो सकते हैं इसमें। सिचुएशन नंबर वन ये हो सकती है कि प्रोविजन हमने क्रिएट कर ली, और प्रोविजन जो है वो एजीएम से पहले पहले कोर्ट जो मेन फैसला था कोर्ट का वो भी हो गया। अभी तक तो खाली प्रोबेबिलिटीज पे बात चल रही थी ना। मैं जरा, अगर वो क्वेश्चन जो था वो, हाँ ये वाला, अच्छा। अब इसमें जून 2 को एम्प्लॉयज ने केस किया, और 4 लाख की बात, और अभी तक जो है वो हमारी एजीएम अभी तक नहीं हुई है। अब अगर तो एजीएम में अभी तक जो है वो बात नहीं हुई, तो 1 मिनट वेट कीजिएगा।
अच्छा, तो एक काम तो ये है कि हम लोग एजीएम से पहले पहले पता लग जाता है कि ये 4 लाख नहीं है, 6 लाख है, तो 2 लाख से प्रोविजन बढ़ा देंगे। और अगर एजीएम से पहले ही हमें पता लगता है कि नहीं 4 नहीं है, सपोज 10 लाख है, उन्होंने तो 20 लाख का कहा हुआ था, तो 10 लाख है, तो हम बढ़ा के 10 लाख कर देंगे। और एंड वाइस वर्सा, अगर 4 लाख से हमें पता लगा कि नहीं 3.5 लाख थी या 3 लाख थी, लेकिन अगर एजीएम से पहले पहले पता लग गया तो हम प्रोविजन को बढ़ा भी सकते हैं, प्रोविजन को कम भी कर सकते हैं, और अल्टीमेटली फिर जो उसका इफेक्ट होगा वो उसी साल के प्रॉफिट पे और उसी साल की इक्विटी पे होगा कि वो कम या ज्यादा जो है वो हो जाएगी। और जो लाइबिलिटीज भी हैं वो भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगी। सपोज के हमने तो ये एडजस्टमेंट कर ली थी, 4 लाख की कर ली, और एजीएम के बाद जो है वो कोर्ट का फैसला आया और हमें पता लगा कि जो वो है हमारी लाइबिलिटी है या जो पेनल्टी है वो बढ़ गई है, 4 की जगह 6 हो गई है। तो 4 लाख तो अब पहले ही रिकग्नाइज हम कर आए थे, तो 2 लाख से मजीद प्रोविजन बढ़ानी तो डेफिनेटली पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन वो जो 2 लाख का एक्सपेंस होगा वो नेक्स्ट ईयर में ही रिकॉर्ड होगा, जिस ईयर में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली है और जिसकी बेस पे हमने अपनी प्रोविजन में एडजस्टमेंट की है। और सेम रीजन और जो ट्रीटमेंट होगी वो डाउनवर्ड उसकी तरफ भी, रिवैल्यूएशन की तरफ या डाउनवर्ड एडजस्टमेंट की तरफ भी होगी कि अगर 4 से कम हो जाती है तो हम इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि पिछला पीरियड जो है उसमें एडजस्टमेंट हो हम कर चुके हैं। क्लियर है? तो 2 सिचुएशंस, क्या एजीएम से पहले पता लग रहा है? अगर तो एजीएम से पहले पता लग रहा है तो उसी पीरियड में उसकी एडजस्टमेंट हो गई, और अगर एजीएम में पता नहीं लग रहा, नेक्स्ट उसमें पीरियड में जाके कुछ हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है, तो फिर नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सपेंस एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लेंगे या इनकम रिकॉर्ड कर ली जाएगी, जो भी होगा। ठीक है? सवाल पूछा था, सवाल मुझे वो लिस्ट में नहीं याद। अनम्यूट तो सारे हुए हैं ना सर? अब हुए हैं जी सर, समझ आ गई है। मैंने वो भी कर दिया है, ऑप्शन दे दी है कि यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, तो ओके सर। हाँ, क्लियर है? जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, तो आज हम जरा थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी सी मजीद और आगे ले जाते हैं और हम ये देखते हैं कि अच्छा, रात को मैंने, बल्कि उसके बाद ये आप लोगों को एक इम्पेयरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की असाइनमेंट दे दी है मैंने। चार क्वेश्चंस हैं, तो इम्पेयरमेंट रिलेटेड, एक थ्योरेटिकल है और 3 जो हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं। होपफुली आप लोगों ने देख ली होगी। वो देखी हुई आपने या नहीं देखी हुई अभी तक? यस सर, देखिए। अच्छा, सर देखिए, कितने दिनों में हो जाएगी? सर आप जब कहेंगे होती। वो आप बता दें, आप लोग जितने उसमें आप इजीली आप कर सकते हैं। चलें देख लीजिएगा ग्रुप में ही, फिर बता दीजिएगा। अगली इनकॉर्पोरेशन है, is finalizing its accounts for the year ended 31st December 2014
The following events have arisen since the year end, and the financial director has asked you to comment on the final accounts. ईयर एंड उनका जो है वो 31 दिसंबर को होता है, और कोई एजीएम की डेट उन्होंने बताई हुई है नहीं, अभी तक जो है वो नहीं बताई हुई है उन्होंने हमसे, बस यानी इसका मतलब है मैटर्स अभी पेंडिंग है, एडजस्टमेंट अगर हम इनकी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि at 31st December 2014 trade receivables included a figure of 2,50,000 in respect of Nedengi Incorporation on 8th March 2015, when the current debt was 2 lakh. Nedengi Incorporation and Nedengi Incorporation went into receivership. Recent correspondence with the receiver indicates that no dividend will be paid to unsecured creditors. फिर है, इसी को पहले डिस्कस कर लें या क्वेश्चन पूरा पढ़ लें? अच्छा, ये डिविडेंड की क्या बात हो रही है हमजा बाबर? तो हमारा डेट देना है तो डिविडेंड कहाँ से आ गया? सर उन्होंने हमारा डेट देना है, डिविडेंड कहाँ से आ गया? हाँ सर उन्होंने हमारे शेयर वगैरह परचेज किए होंगे शायद, आई थिंक। मोइन आसिफ, आज है 30th। इकरा जावेद है, इकरा जावेद। मोहम्मद जीशान साहब हैं? शहबाज हयात साहब, सामा बिलाल। शहबाज हयात साहब ने बहुत मौके पे एंट्री की है। रिमशा अख्तर, जवेरिया कमल, इकरा जावेद भी आ गई। जवेरिया कमल है? जी उसामा। सर अनम्यूट नहीं हो रहा था मेरा। बाकियों का भी यार, ये हर दफा क्यों करना पड़ेगा ये? सर आपने मीटिंग से पहले ही वो ऑप्शन लगाई हुई थी कि अनम्यूट वाला आपके पास ही होगा ऑप्शन। वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैंने वो कर दिया, अलाउ आप लोगों को हटा दी है, फिर भी जो है तो हर दफा चलें। जी मारिया शकील। यस सर। ये बात तो डेट की थी, ये डिविडेंड कहाँ से आ गया बीच में? सर मैं समझी नहीं। जी सॉरी समझी नहीं आपकी बात। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके सामने अपीयर हो रहा है ना? यस सर। अच्छा, तो मैंने कहा वो तो बात तो डेट की हो रही थी, ये कहाँ से आ गया बीच में, डिविडेंड बीच में कहाँ से आ गया? अब्दुल कयूम। सर सर क्योंकि इक्विटी रेज Yes, करने sir. के 2 मेथड होते हैं ना, एक डेप्थ होता है और एक कैपिटल होता है। अच्छा ठीक है। यस सर। जी अब्दुल कयूम, यस सर। ये क्या हो क्या रहा है क्वेश्चन में?
पार्ट ए में हाँ जी, हाँ जी। सर जस्ट अ मोमेंट। सर इसमें ये बताया जा रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल जो इनके थे, जिन्हें रिसीव करने थे 2.5 लाख थे, और इनके ऊपर डेट था 2 लाख, जो कि इन्होंने पे करना था। बट जब ये अपने रिसीवेबल्स के पास गए हैं तो जो इनके अनसिक्योर्ड, मतलब सपोज जो अनसिक्योर्ड इनके, सपोज जो इनकी मॉनेटरी वैल्यू, मतलब कैश की वैल्यू है, मतलब सर वो उनको डिविडेंड कोई वापस पे नहीं होगा। अच्छा चलें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता यूँ है कि अब यहाँ पे इन्होंने एक तो ये बताया कि दिसंबर 31 को निजेंडी जो था, या निडेंजी जो था, निडेंजी इनकॉर्पोरेशन ने आपके पैसे देने थे 31 दिसंबर तक, तो उन्होंने 2.5 लाख रुपए देने थे। और क्योंकि हमें पता है कि जब तक एजीएम ना हो तो उस वक्त तक जो है वो हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो 8 मार्च को निडेंजी वालों ने हमारे 2.5 लाख पहले देने थे, लेकिन अब 2 लाख देने, यानी इसका मतलब है वो 50,000 तो पे कर चुके हैं। आउट ऑफ 2,50,000 50,000 पे हो चुका है। रिमेनिंग डेट जो था हमारा, जी 2 पार्टिसिपेंट्स में, जी अब्दुल्ला, एक दफा फिर सबको अनम्यूट कर देते हैं जी। सर आप पूछ रहे हैं डिविडेंड कहाँ से आए? डिविडेंड कहाँ से आ रहा है? ये डिविडेंड एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। आई थॉट के शायद इफ यू पीपल नो तो मैं सर मैं भी इन्होंने डिविडेंड से पे किया हूँ डेब्ट। नहीं, डिविडेंड इज अ टेक्निकल टर्म। मैं अभी वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि वो क्या रहा है। उसामा जी, आपका भी क्वेश्चन यही है? उसामा बिलाल, एक दफा फिर से अनम्यूट करते हैं जी। उसामा, यस सर, यही पूछना था मैंने भी। ठीक है। अच्छा, तो यार ये मुझे या तो ऑप्शन वहां से मैं इसको, अच्छा होता यूं है कि या अभी तक की जो सिचुएशन है, 2.5 लाख इन्होंने हमारे देने थे और 50,000 ये दे चुके हैं विद इन दीज 2 और 3 मंथ्स, और अब 2 लाख का डेट अभी भी आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट जो इसने बात की है ना कि निडेंजी वेंट इनटू रिसीवरशिप, मींस के वो बैंकरप्ट हो गए, और उन्होंने वो कोर्ट में जाके और उन्होंने बैंकरप्सी जो है वो फाइल कर दी है। बैंकरप्सी फाइल करने से क्या मुराद होती है कि कोर्ट मुझे मेरे क्रेडिटर्स से बचा ले, और कोर्ट जो है, हर बंदा ही मुझसे पैसे मांगी जा रहा है, मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं ऑब्वियसली, तभी तो मैं बैंकरप्ट हुआ हूँ। मैं सबको पैसे नहीं दे सकता हूँ, और मुझे नहीं पता कि किसको पैसे पहले देने हैं, किसको पैसे बाद में देने हैं, क्योंकि हर बंदा ये कह रहा है कि पैसे पहले मुझे दे दो। कोर्ट फिर क्या कहती है कि अभी रीसेंट करस्पॉन्डेंस विद द रिसीवर, कोर्ट एक लिक्विडेटर अपॉइंट करती है, और वो लिक्विडेटर जो है, लिक्विडेटर फिर आपके बिजनेस के एसेट्स को लिक्विडेट करेगा। लिक्विडेटर आपके बिजनेस के एसेट्स को सबसे पहले लिक्विडेट करेगा, और इन एसेट्स से सबसे पहले तो पे की जाएंगी लायबिलिटीज, और अगर फिर भी कोई अमाउंट आपके पास बच गई तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ आएगी, जो कि इस केस में लग नहीं रहा कि आएगी। तो सबसे पहले तो लिक्विडेटर एसेट्स को बेचेगा, लिक्विडेट करेगा। लिक्विडेट मींस के एसेट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश। सबसे पहला काम ये किया जाएगा। वंस ऑल एसेट्स or majority of the assets or some of the assets have been liquidated, वो बेच दिए गए, converted into cash,
फिर लाइबिलिटीज जो होती हैं वो एक सीक्वेंस में पे की जाती हैं। सीक्वेंस में सबसे पहला नंबर जो है, सीक्वेंस में सबसे पहला नंबर जो है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का होता है। बैंक लोन्स हो गए, मॉर्टगेजेस हो गई, प्लेज हो गया, यानी मॉर्टगेज, प्लेज, बैंक लोन, ये यूजुअली सिक्योर्ड हुआ करते हैं। बगैर वो कोई ना कोई सिक्योरिटी रखे, जमानत रखे बगैर, गारंटी रखे बगैर वो आपको लोन नहीं देंगे। बैंक से लोन लेने जाएंगे, बैंक सबसे पहले ये कहेगा कि कोई अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, कागजात ओरिजिनल मेरे पास आप रखवाएं एज अ सिक्योरिटी, तब मैं आपको लोन हैंड ओवर करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो इस किस्म के लोगों को तो सबसे पहले अमाउंट पे की जाती है जब आप पेश किए जाएंगे तो। नंबर 2, फिर लिक्विडेटर की फी और लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस जो होंगे। जी बुरैर, लिक्विडेशन की फी मैं अभी आपको लिक्विडेटर एंड लिक्विडेशन फी जो है, लिक्विडेशन फी जो है वो सबसे पहले वो की जाती है, पे की जाती है। फिर बॉन्ड्स की बारी आती है, वो बॉन्ड्स जो कि आपने आजकल फाइनेंस में आप पढ़ भी रहे हैं, उन बॉन्ड्स की बारी आती है। उसके बाद फिर अगर कोई गवर्नमेंट के टैक्सेस या आपने अपने कोई एम्प्लॉई की अमाउंट देनी हो, उनकी बारी आती है। बिल्कुल एंड पे जाके और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बारी आती है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो हैं जो कि ये अकाउंट्स पेएबल या अकाउंट्स रिसीवेबल वगैरह हैं। वो लोग जिन्होंने बगैर कोई अमाउंट वो सिक्योरिटी रखे आपको उधार दिया हुआ होता है। इस सीक्वेंस में ही पेमेंट की जाती है। सबसे पहले सिक्योर्ड को, एसेट्स को बेचा जाएगा, बेच के सबसे पहले सिक्योर्ड, फिर लिक्विडेटर की फी और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर बॉन्ड्स, फिर गवर्नमेंट टैक्सेस। टेक्निकली हम लोग इसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कहते हैं। और फिर लास्टली बिल्कुल एंड पे जाके और फिर पेमेंट की जाती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। और अगर फिर भी पैसे बच जाएं तो फिर इक्विटी में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे पहले तो बुरैर का और फिर चौधरी फतेह मुनीब साहब का। सर क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने बात की है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, सर ये वो जो गिरवी चीजें रखते हैं, मतलब कोई चीज आपका कोई एसेट है वो अपने पास रख लिया उन्होंने, तो सर ये वो वाला सिस्टम होगा? बिल्कुल, जो गिरवी रखेंगे टेक्निकली हम उसको मॉर्टगेज कहते होते हैं। सर ये लिक्विडेटर का भी बता दो थोड़ा सा, ये और लिक्विडिटी का। देखें, आपके पास आप हुए बैंकरप्ट जब आप हुए तो आप जो है वो जैसे ही बैंकरप्सी आपने डिक्लेयर की कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, तो जस्ट इमेजिन कि आपने किसी बंदे को उधार दिया हुआ हो और वो ये कह दे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो डेफिनेटली हर बंदा चाहेगा कि सबसे पहले पैसा जाके और ये मैं इससे रिकवर करवाऊं और ये सारे के सारे पैसे मुझे मेरे वापस कर दें। अब लाइन लग जाएगी, एक बहुत हर बंदे को ये होगी, जल्दी होगी कि पैसा मुझे वापस किया जाए। और ऑब्वियसली जब एक बिजनेस जो है वो बैंकरप्ट हो जाए और लिक्विडेशन के करीब हो, तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कि उनके एसेट्स की बहुत थोड़ी वैल्यू लगा के और उसको खरीदना चाहेंगे। तो आप कोशिश फिर ये करते हैं कि आप कोर्ट में चले जाएं कि मुझे एक तो मेरे क्रेडिटर्स से प्रोटेक्शन दी जाए। मैं सबको पैसे वापस करना चाहता हूं, लेकिन जिस तरीके से ये मांगना चाह रहे हैं उस तरीके से अमाउंट पे नहीं हो सकती है, तो एक तो मुझे इनसे प्रोटेक्शन दी जाए। कोर्ट फिर क्या कहती है कि वो प्रोटेक्शन तो आपको दे देती है, और प्रोटेक्शन देने के बाद कि भाई ये मामला हमने अपने उसमें अपने अंडर ले लिया है,
इस बंदे को और कोई तंग नहीं करेगा। कोर्ट जिसको भी पैसे चाहिए वो अपना हिसाब किताब कोर्ट में सबूतों के साथ जमा करवा दे और हम फिर जो है वो आपको आपके पैसे दे देंगे अगर इसके एसेट्स से इतने पैसे निकल आए तो। क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जो है वो आप सब बेहतर तौर पे जानते होंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि कंपनी से सिर्फ उतने ही पैसे निकलवाए जा सकते हैं जितना कंपनी के एसेट्स हैं। एसेट्स को बेच के जितना पैसा आप रिकवर कर सकते हैं कर लें। एसेट्स को बेचने के बाद भी पैसा रिकवर ना हो सका तो बस आपका पैसा डूब गया। तो कंपनी जो कोर्ट है, कोर्ट सबसे पहले ये काम करेगी कि अपने बिहाफ पे एक बंदे को अपॉइंट कर देगी जो कि लिक्विडेटर है। वो कौन कौन हो सकते हैं उसकी लंबी चौड़ी डिटेल है जो कि लॉ में मौजूद है। वो बंदा क्या करेगा, क्योंकि वो कोर्ट का अपॉइंटेड आदमी है तो वो आपके और कोर्ट का अपॉइंटेड आदमी है और कोर्ट का ही अब कब्जा है तमाम के तमाम एसेट्स के ऊपर। तो वो आपके तमाम एसेट्स को थ्रू ऑक्शन बेचना शुरू कर देगा। ऑक्शन करवाएगा, ऑक्शन में जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको वो एसेट बेच दिया जाएगा। अब वो अमाउंट बेचने के बाद जब आपने सारे एसेट्स बेच दिए, एसेट्स बेचने के बाद जो आपके पास अमाउंट आई, फिर लिक्विडेटर कोर्ट को दे देगा वो सारी अमाउंट और कोर्ट फिर इन दिस सीक्वेंस जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सीक्वेंस में कोर्ट एक एक करके सबको पैसे पे करना शुरू कर देगी और जहां तक पेमेंट हो सकी उधर तक पेमेंट कर दी जाएगी। जो बंदा रह गया वो बंदा रह गया। जी फतेह मुनीब साहब और बुरैर साहब से भी पूछ लेते हैं कि उनको बात समझ में आई है कि नहीं आई है। सर ये जो आप कह रहे हैं सामने फर्स्ट करें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दिया उन्होंने पैसे, अब उसके बाद अगर लिक्विडेटर की फीस ही नहीं बचती फिर तो बस नहीं बचती। मैं यही तो कह रहा हूं कि देखें लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट का या लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ही क्या है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है जितने आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है। जी जी ठीक। अच्छा, तो एसेट्स में अगर कंपनी के पास इतने एसेट्स ही नहीं है कि वो यानी पे कर सके रिमेनिंग लिस्ट को, तो जहां पे बात फुल स्टॉप पे चली गई तो वहां पे फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन क्योंकि जिस वक्त तक आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स उनके पास तो कागजात हैं, जिस वक्त तक वो आप उनको पेमेंट की बारी बात नहीं करेंगे उस वक्त तक तो वो कागजात ही हवाले नहीं करेंगे कि अगर आप हमें हमारी पेमेंट पूरी वापस नहीं करते हैं तो हमारे पास, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं सारे, हम खुद बेच के और अपनी अमाउंट रिकवर कर लेंगे। तो फिर डॉक्यूमेंट्स भी इस गारंटी पे कि हमें हमारी अमाउंट रिकवर करके दी जाएगी वो गारंटर उसके लिक्विडेटर के हवाले करेंगे। लिक्विडेटर फिर बेचेगा और जो बैंक या इस किस्म का कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसको अमाउंट पे करेगा। जहां पे फुल स्टॉप लग गया वहां पे फुल स्टॉप लग गया। जी फतेह मुनीब साहब अनम्यूट किया हुआ है। ठीक सर, ठीक समझ। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये बात कर रहा है। अब हम आते हैं, ये सारा बैकग्राउंड असल में इस छोटी सी 3-4 लाइनों के लिए ये सारा बैकग्राउंड समझना जरूरी था कि बेसिकली हो क्या रहा है, तो हम तब फिर इसके ऊपर जो है वो बात कर सकते थे। अब हुआ यूं है कि रिसेंट करस्पॉन्डेंस विद द रिसीवर, आपने उसके साथ रब्ता किया है और आपको पता लगा है कि नो डिविडेंड विल बी पेड टू अनसिक्योर्ड। अब ये डिविडेंड जो है ना, ये टेक्निकल टर्म है कि जो अमाउंट एसेट्स को बेच के हासिल की गई है उस अमाउंट में से आपको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये डिविडेंड वो वाला डिविडेंड नहीं है जो कि शेयर्स के ऊपर दिया जाता है या जिसमें आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई होती है। ये वो डिविडेंड नहीं है, ये वो अमाउंट है जो कि लिक्विडेटर ने एसेट्स को बेच के और हासिल की है और आपका उस अमाउंट में कोई हिस्सा नहीं बनता क्योंकि आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। और अगर अमाउंट थोड़ी पड़ जाए तो सबसे पहला बंदा जो मारा जाता है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ही होता है। और अकाउंट्स रिसीवेबल
और अकाउंट्स पेएबल जो होते हैं ये अनसिक्योर्ड ही हुआ करते हैं। सारी बात को अगर अब सम अप करूं तो वो आसान तरीन अल्फाज में ये कहना चाह रहा था इस पार्ट ए में कि बैड डेट हो गया, 2 लाख रुपए का बैड डेट हो गया। ये सिर्फ इतनी बात समझाने के लिए उसने इतनी लंबी चौड़ी कहानी जो है वो उसने हमारे सामने रखी। आसान अल्फाज में वो ये कह सकता था कि 2 लाख रुपए का बैड डेट हो गया है, लेकिन उसने बीच में जो है वो रिसीवरशिप की और ये रिसीवर वाली सारी जो उसने कहानी एक्सप्लेन की, तो उसके लिए हमें भी जो है वो ये सारी बात समझनी पड़ी कि क्या होगा। तो बैड डेट हो गए हैं, तो हसन खान साहब समझाएंगे कि बैड डेट की फिर एडजस्टमेंट क्या करेंगे हम। और बैड डेट हो गया है, हो जाएगा नहीं। रिसीवर ने कह दिया है भाई तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तो हमें बस ये उम्मीद अब रखनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिस बंदे ने पैसे देने थे उस बंदे ने ही कह दिया है कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। जो एसेट्स बिके हैं उनमें से इतनी अमाउंट रिकवर नहीं हो सकी कि हम आपको अमाउंट पे कर सकें। तो हसन खान साहब, इसकी एंट्री बतानी है। एंट्री या एडजस्टमेंट क्या होगी? पहली बात तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। ये है कौन सा? ये एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि हमें बैड डेट हो गए हैं। तो एडजस्टमेंट क्या करेंगे सर? बैड डेट टू अकाउंट रिसीवेबल। बैड डेट को हम एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे और नेडेंजी को अपने अकाउंट रिसीवेबल्स में से निकाल देंगे। ठीक है। तो जो इतनी लंबी चौड़ी बात, उसका बहुत ही आसान सा आंसर था, और वो आसान सा आंसर ये था कि एडजस्टिंग इवेंट है, एडजस्टिंग इवेंट है, रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे और रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे और एक्सपेंस रिकॉर्ड आपको करना पड़ेगा। अब बी पार्ट में वो कह रहे हैं, ये सबको क्लियर है? किसी को कोई बात समझ में ना आई हो अनम्यूट? यस सर, क्लियर है। सबको अनम्यूट कर दिया जी। सर रिपीट कर दें एक दफा, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, मैं उसने बहुत ब्रीफली उसने अगर हम बात करें, ये इतनी लंबी चौड़ी जो एक्सप्लेनेशन, वो ये कि हमें बैड डेट हो गया। एक बंदे ने हमारे 2.5 लाख रुपए देने थे और 2.5 लाख में से 50,000 वो हमें पे कर चुका है, लेकिन फिर वो बैंकरप्ट हो गया। तो जब वो बैंकरप्ट हुआ तो ऑब्वियसली वो अब हमें पैसे जो है वो नहीं पे कर सकता, इसीलिए तो वो बैंकरप्ट कहला रहा है। तो जब वो बैंकरप्ट हुआ तो उसने हम लोग चले गए कोर्ट के पास और कोर्ट से कहा कि हमें हमारे मामलात जो है वो सेटल करवा के दिए जाएं। कोर्ट ने जो बंदा अपॉइंट किया है जो इस सारे मामले को हैंडल कर रहा है, वो कह रहा है कि आपको कोई पैसा नहीं मिल सकता है, आपको कोई पैसा नहीं मिल सकता। और जी, कोई पैसा नहीं मिल सकता, इसका मतलब है आसान अल्फाज में कि हमें बैड डेट हो गया है। और अब हमें, क्योंकि अभी तक हमारी जो है वो बैड डेट हो गया, और क्योंकि अभी तक हमने अपनी एजीएम नहीं हुई, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, और ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। ये जो जिनको समझ में नहीं आई थी उनको समझ में आ गई है? जी सर। अच्छा, कॉल भी थोड़ी देर में जो है वो ड्रॉप होने लगी है। वी आर इनटू आवर लास्ट मिनट। तो अच्छा जी, तो नेक्स्ट उसमें है ऑन 15th March 2015 Perli Incorporation sold its former head office building Whitley Wood for $2.7 million